इसलिए इन लोगों की पेटबत्ती शुरू हो गई है। आप नवादा की घटना में भी और छपरा की घटना में भी इसी तरह से किया जा रहा है कि भाई इन लोगों को फिर से डराया जाए। लालू जी डराते थे कि ना वोटवा देव तो मुड़िया कटाई, फिर से डरा करके मुसलमानों को वोट ठगने का काम ये लोग सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां करना चाहती हैं। और जो आप मॉब लिंचिंग शब्द जैसे बोल रहे हैं, वो लोग कौन लोग कर रहे हैं? माई समीकरण का एक वाई पार्ट है। आप नवादा की घटना को देख लीजिए, आप छपरा की घटना को देख लीजिए, वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज अब माई समीकरण के लिए बाध्य नहीं है, वो जा रहा है नीतीश कुमार जी के तरफ, दूसरे एनडीए लोगों के तरफ जा रहा है। आप आकलन करेंगे तो नीतीश कुमार जिस तरह से 24 कैरेट गोल्ड होता है खरा, उसी तरह आपको 24 कैरेट गोल्ड की तरह सच्चे सेकुलर नेता मिलेंगे। दूसरे की तरह नहीं, सो कॉल्ड सेकुलर नेता वो नहीं है। चाहे किसी के भी साथ रहे हैं, आपके साथ या किसी और समाज के साथ उन्होंने नाइंसाफी नहीं किया है, तो आगे भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आपको भी भरपूर तरक्की का मौका मिल रहा है। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। देखा जाए तो अभी जो 2-3 कमीशन बने हैं, जिसमें अभी आपको स्वर्ण आयोग भी बना हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे खास करके माइनॉरिटी समाज को लेकर के। अभी जिस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है, जिसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो कि MLC रह चुके हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रही, सीवान से अशरफ अंसारी को चूँकि सदस्य बनाया गया है। और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है पार्टी को लेकर के। और लगभग देखा जाए तो शुरू से वो पार्टी के प्रति काफ़ी अपने आप को मतलब देखा जाए तो निछोर कर चुके थे, और कई बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने उनको दिया भी है। लेकिन इस बार एक अहम पद दिया गया है। आज सीवान में तरवारा के काजी टोला में यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि रहमतुल्लाह अंसारी साहब के द्वारा स्वागत किया गया। जब हमारी मुलाकात इनसे हुई तो मैं इनसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चुनाव है और चुनावी परिदृश्य में जिस तरीके का जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को क्या समझा जाए, और क्या इस बार जिस तरीके से माइनॉरिटी समाज को शुरू से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ें जो दिया गया है, उन सारी चीज़ों में माइनॉरिटी समाज का अपना क्या कुछ उसका सोच है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आपके आयोग के सदस्य बनने का ये पहला हम लोग का इंटरव्यू हो रहा है शायद। जी जी जी। अशरफ साहब, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है, खास करके पूरे सिस्टम में, इस बदलाव को किस नज़र से देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पूरे बिहार में जो कर्मठ, निष्ठावान, जो समाज हित में लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे थे समाज के लिए, उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है, आंशिक रूप से ही सही। पर ये बहुत अच्छा ट्रेंड जा रहा है कि उन लोगों को तरजीह देने का काम हुआ है जो निरंतर संघर्ष करते रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अभी स्वर्ण आयोग भी बना है, इसकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, स्वर्ण आयोग है, चाहे अवर्ण आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, कमीशन का ये काम होता है कि उन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, उनके साथ अगर कोई व्यवहार गलत होता है तो कमीशन का काम होता है कि उनको न्याय दिलाए। वैसे सरकार तो न्याय के साथ विकास सबकी कर ही रही है, पर उसमें भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मामलों में इन्फ्लुएंस करके जो परिणाम बदल दिए जाते हैं, तो उनको देखने के लिए आयोग जो है ये काम करती है। आयोग अफसरों को अपने यहाँ बुलाती भी है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगती है, और वो हस्तक्षेप करके न्याय दिलाने का काम करती है। सवाल जैसे कि अभी चुनाव का मौका है, देखा जाए तो 2-3 महीने के बाद चुनावी मोड में बिहार चला जाएगा, तो ऐसे समय में इस तरह के आयोग बना करके क्या सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से जाति व्यवस्था के ऊपर जो है कि अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, या वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, जो भी आयोग बन रहे हैं वो बहुत पहले से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी बोला सवर्ण आयोग 2010 में हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग तो बहुत पहले से हुआ है, 1991 के अधिनियम के अनुसार बहुत पहले से है, और बाकी सारी आयोग भी हैं, वो बहुत पहले से बनी हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
जो आयोग निगम खाली थे, बोर्ड खाली थे, उनको भरने का काम कर रहे हैं कि सरकार का काम जो है सुचारू रूप से चले। अभी जिस तरीके से विपक्ष इस बात को कह रहा है कि जब अमेंडमेंट आया हुआ था वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो उससे मुस्लिम समाज में एक तरह से नाराज़गी है मुसलमानों को लेकर के, और वो नाराज़गी जो है कि कहीं ना कहीं दूर करने के लिए नीतीश कुमार जो है कि अभी अल्पसंख्यक आयोग का जो है कि उन्होंने फिर से गठन कर दिया, चूँकि ये तो भंग हो चुका था, तो गठन किया उन्होंने, और आपको या गुलाम रसूल बलियावी साहब को या उसमें और एक मौलाना साहब, उनकी भी जिम्मेवारी दी गई है। तो क्या लग रहा है कि ये सच में मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया है या कुछ और बातें हो सकती हैं? देखिए, मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, नाराज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करते हैं और उनका जायज़ हक देने का काम करते हैं। आप ये कि इस तरह से कहा जाए कि भाई वक्फ वाले मामले में तो पार्टी का हमारा स्टैंड क्लियर रहा है, और नाराज़गी किसको है? नाराज उस चंद खानदान के लोगों की है कि जो लोग कुंडली मार करके वक्फ की संपत्तियों का बंदर बांट कर रहे थे और वो अपने जाति मुफाद में थे। कौम का क्या हित किया है वो सामने से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कौम के लिए क्या किया है उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में। और उस समय तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बाकी सारे उनके और दूसरे लोगों की सरकार हुआ करती थी। उस समय भी आपने क्या किया? एक ऐसा काम बता दीजिए कि जैसे महावीर कैंसर संस्थान है, क्या वक्फ बोर्ड के माध्यम से कोई इस तरह का संस्थान बना है? क्या एक सेंट माइकल जैसा स्कूल का आपने मिसाल कायम किया है? क्या एक आप कैंसर संस्थान या दूसरे जो बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, अनाथों के लिए कुछ आपने काम किया है? क्या आपके उस व्यवस्था से किसी ने आईएएस क्रैक किया है, किसी ने आईपीएस क्रैक किया है? आम मुसलमानों को तो अभी पता चल गया है कि वक्फ पे इतनी बड़ी लूट हो रही थी और हम लोगों को इल्म नहीं था। तो अब तो 29 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और मुस्लिम तंजीम भी कर रही हैं, हालांकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हो रहा है। तो क्या ये अब ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और इस दबाव से क्या कुछ प्रभाव होने वाला है क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने दीन बचाओ देश बचाओ का हाल देख लिया। क्या दीन बच गया था? क्या देश बच गया था? उसके बाद में कौन सा सौदा हुआ? ये लोग सौदेबाज लोग हैं, सरकारों से सौदा करते हैं। दूसरे लोग कोई राज्यसभा जाने के लिए सौदा करता है, कोई और मामलों में सौदा करते हैं, और ये लोग सौदेबाजी पे उतर के आकर के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आम आवाम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्पसंख्यक समाज जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ था, है और रहेगा। आपने सौदेबाजी की बात कर दी, तो इससे पहले जो सौदेबाजी हुई थी तो कहा जाता है कि खालिद अनवर साहब को जो कि एमएलसी बना दिया गया। तो इस बार जो सौदेबाजी होगी इसमें किसको राज्यसभा भेजा जाएगा? इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि एक परसेप्शन बना हुआ। देखिए, महमूद मदनी साहब वगैरह पहले इस तरह से जाया करते थे, मैं उस संदर्भ में इस बात को कहा हूँ, और उनका मामला है। देखिए, ये माननीय न्यायालय में ये मामला है, और हमारी पार्टी ने जो पीसी किया था बताया कि हमने क्या क्या अमेंडमेंट के लिए किया है, पर जब वहाँ से जो हुआ, कुछ मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, चाहे रोक लगी हुई है, तो उसमें नहीं जाना चाहता है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी डिमांड रखने का अधिकार है। अब सरकारें उस पर गौर करती हैं, उस पर विचार करती हैं, जो कार्य करने लायक होता है उसको करती हैं, जो कार्य करने लायक नहीं रहता है उसको नहीं करती। लेकिन अशरफ साहब, अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है कि पूरी तरीके से हावी हो चुकी है आप लोगों की सरकार पे, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और फेल का कारण भी नजर आ रहा है आजकल, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का एक माहौल बढ़ गया बिहार में, पहले नहीं था लेकिन अब। इसका मतलब क्या आपकी सरकार फेल है? नीतीश कुमार जी को सच में हाईजेक कर लिया गया है क्या? बिल्कुल गलत बात है। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ चल रही है, और जो आप मॉब लिंचिंग शब्द जैसे बोल रहे हैं, वो लोग कौन लोग कर रहे हैं? माइक समीकरण का एक वाई पार्ट है। आप नवादा की घटना को देख लीजिए, आप छपरा की घटना को देख लीजिए, वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज अब माई समीकरण के लिए बाध्य नहीं है, वो जा रहा है नीतीश कुमार जी के तरफ, दूसरे एनडीए लोगों के तरफ जा रहा है, इसलिए इन लोगों की पेटबत्ती शुरू हो गई है। आप नवादा की घटना में भी और छपरा की घटना में भी इसी तरह से किया जा रहा है कि भाई इन लोगों को फिर से डराया जाए। लालू जी डराते थे
कि ना वोटवा देव तो मुड़िया कटाइए, फिर से डरा करके मुसलमानों को वोट ठगने का काम ये लोग सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां करना चाहती हैं। उसी का है कि इस तरह से प्री प्लान्ड इस तरह का कुछ घटनाएं हो रही हैं, पर उसमें प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ उस सारे दोषियों को पकड़ रहा है और उनको जेल में डाल रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जो मामले बनने चाहिए, खास करके जिस तरीके से जो अपराधीकरण बढ़ा हुआ है, उस पर आप लोग अभी उतना मतलब एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो सुशासन बाबू की सरकार थी अब बिल्कुल फेल होती जा रही है। नहीं, आपके ये जो सवाल है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। बिहार में एक भी क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, संगठित अपराध पूरी तरह से कमांड में है। और देखिए, जो क्राइम कंट्रोल हो सकता है, क्राइम पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। आप देखिए, कई मामला ऐसा हो, धारा में ही आपने एक मामला देखा कि बाप ने बेटे को मार दिया, चाहे और कोई जमीन के मामले में हो जाता है। तो इस तरह के होते सुनिए मेरी सर, पटना में तो खुलेआम गोली चल रही है। आरा की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरा लिस्ट बना कर रखे हुए हैं, हर दिन हत्याएं हो रही है, हर दिन अपराध बढ़ा हुआ है, और फिर आप लोग कह रहे हैं संगठित अपराध नहीं हो रहा है। तो संगठित अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध हो रहा है ना। देखिए, अब किसी के मन में है जाके किसी को गोली मारते हैं, सरकार के पास तो ये है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोषियों को सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। 24 घंटे, कहीं कहीं 36 घंटे में, 24 घंटे में अपराधियों को, दोषियों को पकड़ लिया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। समाज का ये बनावट ऐसी है, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, जो आपराधिक मानसिकता के भी लोग रखते हैं, तो वो अपना काम करते हैं। सरकार का काम होता है उसे कंट्रोल करना, सुरक्षा देना, और सरकार सुरक्षा दे रही है। कोई छीट फूट घटनाएं ऐसी हो रही हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे हम कि जिस तरीके से अभी माइनॉरिटी समाज जेडीयू की तरफ बात करता है, हालांकि जानता है कि नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इससे पहले 11 सीट मिला हुआ था, एक भी सीट जीत नहीं पाए। इस बार माइनॉरिटी समाज के जितने नेता हैं, क्या वो लोग इतना काम कर चुके हैं कि माइनॉरिटी समाज जो है कि एक बार जो है कि जेडीयू की तरफ चला जाए और वो वोट में कन्वर्ट हो जाए? इसके लिए आप लोगों ने कुछ तैयारी किया है क्या? देखिए, ये विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार को जन्नत बना दिया, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल कर दिया। उनको को जो हाशिए पे खड़े लोग थे, समाज के मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। और इसके बावजूद भी अगर हमारा समाज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मात्रा में वोट नहीं करता है, तो हम लोगों का प्रयास है, हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। अपने समाज से आपके माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि आप आकलन कीजिए, आप आकलन करके देखिए कि आपके लिए कौन बेहतर है और आप उसके साथ जाइए। नीतीश कुमार जी, अब आप आकलन करेंगे तो नीतीश कुमार जिस तरह से 24 कैरेट गोल्ड होता है खरा, उसी तरह आपको 24 कैरेट गोल्ड की तरह सच्चे सेकुलर नेता मिलेंगे। दूसरे की तरह नहीं, सो कॉल्ड सेकुलर नेता वो नहीं है। चाहे किसी के भी साथ रहे हैं, आपके साथ या किसी और समाज के साथ उन्होंने नाइंसाफी नहीं किया है, तो आगे भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आपको भी भरपूर तरक्की का मौका मिल रहा है दूसरे समाज के साथ। बिल्कुल, इस बात को तो आम जनता भी इस बात को समझती है कि जिस तरीके से 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ रह करके भी उन्होंने जिस तरीके से बिहार को लेकर के चला है, सभी को लेकर के चले हैं, इसमें तो किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल है माइनॉरिटी समाज के जो वो नेता हैं, जिनकी बहुत जिम्मेवारी होती है, क्या वो लोग सच में माइनॉरिटी के लिए इतना कर देते हैं कि माइनॉरिटी समाज जो है कि एक बार फिर से जा करके मोहर लगा दे जेडीयू पे? एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। हालांकि आने वाले समय में चुनाव है, अब इस चुनाव में क्या कुछ परिणाम होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।